Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class our exercise 11.5 is complete. Today we will start our exercise 11.6. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उनका आंसर देना है. पार्ट ए, हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए ईयर. स्टूडेंट्स, एक ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज. नाउ पार्ट बी, हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर. स्टूडेंट्स, एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 days. Now part C, how many days does the February have in a leap year? एक लीप ईयर में फरवरी में कितने डेज होते हैं? 29 days. February have 29 days in a leap year. Now part D, name any 2 months having 30 and 31 days. स्टूडेंट्स, हमें 2 मंथ्स के नेम राइट करने हैं जिसमें 30 डेज होते हैं और 2 मंथ्स के नेम राइट करने हैं जिसमें 31 डेज होते हैं. नाउ 2 मंथ्स ऑफ 30 डेज के मंथ्स होते हैं अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर. इनमें से आप किसी भी 2 मंथ्स के नेम राइट कर सकते हैं. मैं यहाँ राइट करती हूँ अप्रैल, APRIL अप्रैल, एंड जून, JUNE जून. नाउ स्टूडेंट, 31 डेज के मंथ होते हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर. स्टूडेंट, आप इनमें से किसी भी 2 मंथ्स के नेम राइट कर सकते हैं. मैं यहाँ राइट कर रही हूँ जनवरी एंड मार्च, JANUARY जनवरी, MARCH मार्च. I think students you understand. Now we do question number second. Find the number of days between. Student, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बिटवीन के डेज फाइंड आउट करने हैं. पार्ट ए में गिवन है 7 जनवरी एंड 13 फेब. मिस 7 जनवरी और 13 फेब के बीच में कितने डेज है ये हमें फाइंड आउट करने हैं. स्टूडेंट, इसमें 7 जनवरी और 13 फेब को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमसे इन दोनों के बीच में कितने डेज है ये पूछा गया है. नाउ डेज इन जनवरी, जनवरी में डेज होते हैं 31 डेज. उसमें 7 डेज को माइनस कर देंगे क्योंकि 7 डेज के बाद के डेज हमें बताने कितने हैं, 24 डेज. नाउ डेज इन फरवरी, फरवरी में डेज हमें गिवन है 13 डेज है. नाउ स्टूडेंट्स, 13 को इसमें इंक्लूड नहीं करना है तो क्या लेफ्ट रहता है 13 माइनस 1. मिस 1 डे को इसमें से हमने माइनस कर दिया 12. जनवरी के डेज है स्टूडेंट 24 और फरवरी के डेज है 12. इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 + 2 6, 2 + 1 3. So student, total number of days 36. There are 36 days from 7 January and 13 Feb. मिस 7 जनवरी से और 13 Feb के बीच में टोटल 36 डेज है. Now we do next part. पार्ट सी. स्टूडेंट, पार्ट बी सेम ऐसे ही सोल्व होगा. नाउ पार्ट सी, क्रिसमस डे एंड रिपब्लिक डे. स्टूडेंट्स, हमें क्रिसमस डे और रिपब्लिक डे के बीच में बताना है टोटल कितने डेज होते हैं. क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जाता है 25 दिसंबर को, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी को. नाउ स्टूडेंट्स, हमें 25 दिसंबर और 26 जनवरी के बीच में बताना है टोटल कितने डेज होते हैं. डेज इन दिसंबर, दिसंबर में डेज होते हैं 31 डेज. इसमें से 25 डेज को हम माइनस कर देंगे, लेफ्ट रहते हैं 6 डेज. नाउ डेज इन जनवरी, जनवरी में डेज है स्टूडेंट्स 26, लेकिन इसमें 26 को ऐड नहीं करना है इसलिए इसमें से 1 डे को माइनस किया है, 25 डेज. नाउ स्टूडेंट, टोटल डेज 6 + 5 11, 1 कैरी, 2 + 1 कैरी 3. स्टूडेंट, टोटल डेज है 31. Miss, there are 31 days between Christmas Day and Republic Day. Miss, Christmas Day और Republic Day के बीच में टोटल 31 डेज होते हैं. We do next part. पार्ट डी, टीचर्स डे एंड चिल्ड्रंस डे के बीच में स्टूडेंट्स हमें बताना है टोटल कितने डेज होते हैं. टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को और चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 14 नवंबर को. मिस्टर 5 सितंबर से 14 नवंबर के बीच में कितने डेज है ये हमें फाइंड आउट करना है. नाउ डेज इन सितंबर, सितंबर में टोटल 30 डेज होते हैं. उसमें से 5 को हम माइनस कर देंगे, लेफ्ट रहते हैं 25 डेज सितंबर के. नाउ सितंबर के बाद आता है स्टूडेंट अक्टूबर, उसके बाद आएगा नवंबर. नाउ डेज इन अक्टूबर, अक्टूबर में डेज होते हैं 31 डेज. नाउ डेज इन नवंबर, नवंबर में डेज है 14. इसमें 14 को इंक्लूड नहीं करना है स्टूडेंट्स इसलिए हम 1 डे को माइनस कर देंगे, लेफ्ट रहते हैं 13 डेज. टोटल डेज, टोटल पूछा तो इन सभी को ऐड करेंगे 69 डेज. सो स्टूडेंट, 69 डेज बिटवीन टीचर्स डे एंड चिल्ड्रंस डे. मीन्स टीचर्स डे और चिल्ड्रन डे के बीच में टोटल कितने डेज होते हैं, 69 डेज.
I think students you understand. Now we do next question. Question number 3. Mr. Sandhu was on leave for 23 days from office. Student Mr. Sandhu ने अपने ऑफिस से 23 डेज की छुट्टी ली है. If his last working day was on 16 जुलाई, यदि उसका लास्ट वर्किंग डे 16 जुलाई को था, on which date will he have to join the office? स्टूडेंट्स वो दोबारा ऑफिस किस डेट को ज्वाइन करेगा ये हमें फाइंड करना है. स्टूडेंट हमें वो डेट फाइंड करनी है जिस डेट को वो 23 डेज की छुट्टियों के बाद ऑफिस आएगा. स्टेटमेंट इज मिस्टर संधू ऑन लीव. स्टूडेंट मिस्टर संधू छुट्टियों पे गया 23 डेज. इसमें जुलाई के डेज कितने शामिल है? स्टूडेंट जुलाई में टोटल डेज होते हैं 31 डेज और 16 डेज उसने ऑफिस में वर्किंग की है, उसको इसमें से माइनस कर देंगे. लेफ्ट रहते हैं 15 डेज. मिस 23 डेज की छुट्टियों में 15 डेज जुलाई के हैं, 23 में से 15 को माइनस कर देंगे तब लेफ्ट रहता है 8. मीन्स 8 डेज है वो अगस्त के हैं. नाउ डेज ऑफ अगस्त 8. So student Mr. Sandhu on leave from 17 जुलाई to 8 अगस्त. मिस्टर संधू छुट्टियों पे था स्टूडेंट 17 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक. इट मीन स्टूडेंट्स उसने दोबारा ऑफिस ज्वाइन किया है 9 अगस्त से. सो ही ज्वाइन द ऑफिस ऑन 9 अगस्त. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 4. Ferdinand was on a long leave to visit India for 54 days from Dubai. स्टूडेंट फर्डिन की आंट छुट्टियों में 54 डेज के लिए दुबई से इंडिया आने के लिए आई. इफ सी रीच्ड बैक ऑन 10 मई ऑन विच डे वुड बी लेफ्ट. स्टूडेंट्स यदि 10 मई को वो वापस दुबई पहुंच जाती है तो उसने दुबई को किस डेट को छोड़ा था ये हमें फाइंड आउट करना है. मिस 10 मई से 54 डेज पहले क्या डेट थी स्टूडेंट्स वो हमें फाइंड करनी है. नाउ स्टेटमेंट इज टोटल डेज फर्डिनांड लिव इन इंडिया. फर्डिनांड टोटल डेज कितने दिन इंडिया में रही थी? 54 डेज. मई के कितने डेज इंडिया में रही थी? स्टूडेंट 10 मई को वापस दुबई जाती है. मीन्स 10 डेज तक वो इंडिया में थी. डेज ऑफ मई लिव इन इंडिया 10 डेज. 54 में से 10 को माइनस किया, लेफ्ट आया 44 डेज. नाउ मई से पहले वाला मंथ होता है स्टूडेंट अप्रैल. अप्रैल में कितने डेज इंडिया में थी? डेज ऑफ अप्रैल लिव इन इंडिया 30 डेज. मीन्स पूरे अप्रैल में वो इंडिया में ही थी. अब 44 में से 30 को माइनस किया, लेफ्ट रहता है 14 डेज. अप्रैल से पहले का मंथ होता है स्टूडेंट मार्च. नाउ डेज ऑफ मार्च लिव इन इंडिया. मार्च में वो कितने दिन इंडिया में थी? 14 डेज. और लेफ्ट डेज थी स्टूडेंट्स दुबई में. इस मार्च के वो 14 डेज इंडिया में थी. नाउ फर्डिनांड वाज लेफ्ट दुबई इन मार्च. मिस्टर फर्डिनांड ने मार्च में दुबई को छोड़ा था और वो इंडिया विजिट पे गई थी. ऑन डेट उस दिन डेट थी स्टूडेंट. टोटल मार्च में कितने डेज होते हैं? 31 डेज. उसमें से 14 को माइनस कर देंगे 17 मार्च. मिस 17 मार्च को दुबई छोड़कर इंडिया विजिट पे गई थी. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. माधव स्कूल वाज क्लोज फ्रॉम 19 अक्टूबर टू 3 नवंबर. स्टूडेंट माधव के स्कूल क्लोज थे 19 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक. एंड राधिका स्कूल क्लोज फ्रॉम 28 नवंबर टू 10 दिसंबर. और राधिका के स्कूल क्लोज थे 28 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक. वो एड ए लॉन्गर वोकेशन. स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है किसकी वोकेशन सबसे ज़्यादा थी एंड हाउ मच लॉन्ग वाज इट और कितने टाइम तक ज़्यादा थी. नंबर 5. माधव स्कूल क्लोज. स्टूडेंट माधव के स्कूल क्लोज थे 19 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक. स्टूडेंट्स इसमें बोथ डेट्स को इंक्लूड करेंगे क्योंकि इसमें हमें बिटवीन की डेट्स नहीं पूछी गई है. नाउ डेज ऑफ अक्टूबर. अक्टूबर में कितने डेज क्लोज थे स्कूल? टोटल डेज होते हैं 31 डेज. उसमें से 19 डेज से उनकी छुट्टियां स्टार्ट हुई थी. मीन्स 18 डेज तक उनके स्कूल ओपन थे. 31 में से 18 को माइनस कर देंगे. अक्टूबर में 13 डेज उनके स्कूल क्लोज थे. नाउ डेज ऑफ नवंबर. नवंबर में कितने दिन तक उनके स्कूल क्लोज थे? 3 नवंबर तक. इसमें ऐड कर देंगे 3 नवंबर को. टोटल डेज आ गए स्टूडेंट 16 डेज. स्टूडेंट माधव के स्कूल क्लोज थे 16 डेज एंड राधिका स्कूल क्लोज. राधिका के स्कूल क्लोज थे 28 नवंबर टू 10 दिसंबर. डेज ऑफ नवंबर. नवंबर में कितने डेज उसके स्कूल क्लोज थे? नवंबर में टोटल डेज होते 30. इसमें से 27 को माइनस कर देंगे क्योंकि 28 से उसकी छुट्टियां स्टार्ट हुई थी. मीन्स 27 तक उसके स्कूल ओपन थे. 30 में से 27 को माइनस किया इक्वल 3 डेज. 3 डेज नवंबर में उसके स्कूल क्लोज थे एंड डेज ऑफ दिसंबर में उसके स्कूल क्लोज थे 10 दिसंबर तक. इसमें ऐड कर देंगे 10 दिसंबर को. टोटल डेज आए स्टूडेंट्स 13 डेज. स्टूडेंट राधिका के स्कूल 13 डेज क्लोज थे. नाउ स्टूडेंट किसके स्कूल ज़्यादा क्लोज थे? माधव के स्कूल ज़्यादा क्लोज थे क्योंकि माधव के स्कूल क्लोज थे 16 डेज और राधिका के स्कूल क्लोज है 13 डेज. तो माधव हैड लॉन्गर वोकेशन. 16 में से 13 को माइनस किया 3 डेज. माधव की छुट्टियां स्टूडेंट राधिका से 3 डेज ज़्यादा थी. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. सो यू कैन इजिली कंप्लीट योर एक्सरसाइज 11.6. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव ए नाइस डे. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों कक्षा 4 में आज हम करेंगे पार्ट 15 भय का भूत.
तो पाठ का नाम क्या है? भय का भूत। इस पाठ को हम पढ़ना शुरू करते हैं। यह झूठे भय की एक अद्भुत कहानी है। इस कहानी में बताया है कि मिथ्या भय, मिथ्या यानी झूठा, बड़े बड़ों को सताता है। कैसे? आओ इस पाठ को पढ़कर जानें। गंगापुर नामक गांव में छोटी सी कुटिया में एक चंदा नाम की बुढ़िया रहती थी। कहाँ रहती थी? गंगापुर गांव में। कौन रहती थी? चंदा नाम की बुढ़िया। उसके पास कहानियों का पिटारा था, यानी कि वो बहुत सारी कहानियाँ जानती थी। उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। कौन सुनता था दादी से कहानी? उसका पोता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। बुढ़िया की कुटिया छोटी तो थी ही, उसकी छत भी कमज़ोर थी। उसमें कई छोटे छोटे छेद थे। पोता रोज रात को उन छेदों से आसमान पर चमकते हुए तारे देखता था। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। बुढ़िया बारिश, बिजली, जंगली जानवरों के डर से थर थर काँप रही थी। इस बात से अनजान पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींचकर बोली, अरे बेटा, क्या कहानी सुनाऊं? इस भय के भूत से जान बचे तब न। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये भय का भूत कौन है? भय का भूत क्या शेर, बाघ, हाथी से भी बड़ा और ताकतवर होता है? दादी छत के टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बेटा, भय का भूत न शेर से डरता है न बाघ से। कोई किसी से डरे न डरे, पर भय के भूत से जरूर डरे। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। उसने सोचा, यह भय का भूत क्या भला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर, बाघ और हाथी से अधिक भय के भूत से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। कौन भाग गया? बाघ। उसी गांव में एक धोबी रहता था। सुबह उसका गधा कहीं भाग गया। धोबी उसे ढूंढता हुआ सारा दिन बारिश में भीगता रहा, लेकिन गधा कहीं नहीं मिला। किसका गधा गुम हो गया था? धोबी का। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं। धोबी की पत्नी ने किससे पूछने के लिए कहा? गांव के पंडित से। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। वे अवश्य ही बता देंगे कि हमारा गधा कहाँ है। पत्नी की बात सुनकर धोबी अपना मोटा लठ उठाकर पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी के घर में बारिश का पानी भरा है। पंडित जी एक बर्तन से उस पानी को उलीच कर फेंक रहे हैं। क्या भर गया था पंडित जी घर में? बारिश का पानी। धोबी ने झिझकते हुए पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाज कर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलीच कर पंडित जी थक गए थे। कमर तो मानो टूट चुकी थी। धोबी की बात सुनी तो वे खींचकर बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है। लिखा है क्या? जो आ गया पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी जंगल या तालाब में। तो पंडित जी ने धोबी को गधे को कहाँ ढूंढने के लिए कहा? जंगल या तालाब में। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। क्या उगा था तालाब के किनारे? ऊंची ऊंची घास। उसी घास में बेचारा बाघ छिपा बैठा था।
वह भय के भूत के डर से थर थर काँप रहा था। उसके कांपने से घास हिल रही थी। धोबी को लगा कि उसका गधा घास में छुपा बैठा है। उसने आव देखा न ताव बाघ पर मोटा लठ बरसाने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। डर के मारे बाघ का गला ही बैठ गया। उसकी अकल भी काम न कर रही थी। उसने सोचा, लगता है यही भय का भूत है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। धोबी ने बिना देखे घास में छिपे बाघ का कान पकड़ा और उसे घसीटता हुआ चल पड़ा। चलते चलते वह बड़बड़ाता रहा, आज तूने बहुत परेशान किया है। मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। बिना चूचपड़ किए भीगी बिल्ली बना बाघ धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। बाघ धोबी के घर बंद कर भी खुश था। वह सोच रहा था, भय का भूत के हाथ तो आए पर जान बची तो लाखों पाए। चुप रहने में ही भलाई है, कहीं भय का भूत लौट न आए। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिली कि डर कुछ नहीं होता है। डर एक सोच का डर होता है कि किस तरह से अपनी सोच से बाघ जैसा जो ताकतवर जानवर भी एक मामूली आदमी से डर जाता है। ठीक है, तो इसलिए सोच समझकर अपना काम करना चाहिए, बिना सोचे समझे अपना काम नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ जो मैंने आपको पढ़ाया है, इस पाठ को आपको ध्यान से अपनी पुस्तक से फिर से पढ़ना है और इस पाठ के शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बड़ी बात। Students, a very healthy morning to all of you. Now we will start our video of class 4th English reader. In our last video we have completed our chapter number 15 reading part, and now we will start from word meaning and book exercise. So let's start. Word meaning: eagerly, anxiously. It means बेसब्री से, refused, denied, इनकार करना, accompanied to go with के साथ, irritated, annoyed, परेशान करना, bugs, irritates, परेशान, rushed, walk fastly, तेजी से भागना, stun, strict, कठोर, blunder, mistake, बड़ी भूल, giggled, laughed, हंसना। Book exercise part A. Choose the correct option. First is grandma was very excited because 4 ऑप्शन आपको गिवन है यहाँ पर। 1 जो आपका ऑप्शन है वो राइट होगा, वो आपको यहाँ फिल करना। आपका यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी है। हर ग्रैंड नाइस वॉज गेटिंग मैरिड। सेकेंड, डैड वांटेड द चिल्ड्रन, ऑल द अबोव। थर्ड, डैड डबल चेक्स एवरीथिंग बिकॉज he doesn't like anyone to get in trouble. Fourth, Avi and Navi had their computer unit test. The word irritated means annoyed, angry. B part है आपका राइट T for true and F for false statements. ट्रू के लिए T राइट करना है और false statements के लिए F राइट करना है। फर्स्ट इज ग्रैंडमा रिफ्यूज टू अटेंड द वेडिंग, तो ये आपका फॉल्स होगा क्योंकि उसकी मदर ने रिफ्यूज किया था जो वेडिंग है उसको अटेंड करने के लिए। सेकंड, अवी इज 3 years यंगर टू नवी, तो ये आपका फॉल्स होगा क्योंकि ओनली 3 minutes आएगा। थर्ड, डैड एडवाइज द चिल्ड्रन नॉट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम एनी स्ट्रेंजर, तो ये आपका राइट होगा क्योंकि डैड ने ही बच्चों को जो एडवाइस दी थी कि कोई भी वस्तु किसी भी स्ट्रेंजर से नहीं लेनी। फोर्थ, डैड ऑलवेज ट्रिपल चेक्स एवरीथिंग, तो फॉल्स होगा क्योंकि वो क्रॉस चेक करते थे। फिफ्थ, द चिल्ड्रन बोर्डेड रॉन्ग इन शताब्दी अमृतसर ट्रेन, तो ये ट्रू होगा क्योंकि जो बच्चे थे वो गलत शताब्दी अमृतसर ट्रेन में सवार हो गए थे। सी है आपका मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी, कॉलम ए को कॉलम बी में जो वर्ड्स है उनसे मैच करना है। स्टर्न, स्ट्रिक्ट, कठोर,
giggled, laughed, refused, denied, blunder, mistake, bugs, irritates. D. Fill in the blanks with suitable words from the help box. जो आपके हेल्प बॉक्स के अंदर वर्ड्स गिवन हैं उनको आप उनकी हेल्प से आपको फिलअप्स करना है. फर्स्ट इज ग्रैंडमा वांटेड टू अटेंड हर सिस्टर ग्रैंड डॉटर अमलास वेडिंग. क्या आएगा फर्स्ट में? अमलास. बोथ चिल्ड्रन डिसाइडेड टू मीट देयर फैमिली इन कालका ऑन 16th अप्रैल. क्या आएगा सेकंड में? कालका. नवी कैप्ट द टिकट्स इन हिज वॉलेट. तो ये भी सेकंड का ही पार्ट है. थर्ड द चिल्ड्रन रियलाइज द इम्पोर्टेंस टू क्रॉस चेक थिंग्स. जो दोबारा चेक करना चीज़ों को उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो समझ गए थे. फोर्थ स्टडीज केप्ट द चिल्ड्रन अवे फ्रॉम ऑल द इंजॉयमेंट. जो स्टडी है वो सभी किससे? इंजॉयमेंट से बच्चों को क्या रखती है? दूर. E. Rearrange the following events in the right order. Put the correct number in the box. आपको ये आपके रीअरेंज करके राइट करने हैं और इन बॉक्स के अंदर इनके नंबर करने हैं कि फर्स्ट पर कौन सा होगा, सेकंड पर कौन सा. तो देखिए सबसे पहले आपका आएगा ये वाला, ग्रैंडमा वॉज वेरी एक्साइटेड. सेकंड आएगा आपका ये, द फैमिली इज प्रिपेयरिंग फॉर अ वेडिंग. थर्ड आपका आएगा, द चिल्ड्रन volunteered to stay back alone for the computer test. फोर्थ आपका ये होगा, डैड एडवाइज अस नॉट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर. फिफ्थ, द चिल्ड्रन स्टडीड सीरियसली. सिक्स्थ, समवन एल्स वॉज सिटिंग ऑन देयर सीट्स. दे गो डाउन फ्रॉम द ट्रेन. द ट्रेन स्लोली गेन स्पीड. So thank you students. Please write this book exercise and word meaning in your notebook. Thank you. Have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4, today's our topic is chapter number 11. In our previous video, we complete our chapter number 11 reading. Today we will do this chapter difficult words and word meanings. So let's start. First of all, heading डालेंगे चैप्टर नंबर 11 मिनरल्स ऑफ इंडिया. उसके बाद लिखेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स, DIFFICULT डिफ़िकल्ट वर्ड, WORD. आवर फर्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड इज मिनरल, MINERAL मिनरल. सेकंड इज मेटेलिक, MATALLIC मेटेलिक. थर्ड इज इम्पोर्टेंट, IMPORTANT इम्पोर्टेंट. फोर्थ है रिसोर्स, RESOURCE रिसोर्स. फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRIBUTION डिस्ट्रीब्यूशन. सिक्स्थ है डिपॉजिट, DEPOSIT डिपॉजिट. सेवन्थ है वेरियस, VARIOUS वेरियस. एट्थ है ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT ट्रांसपोर्ट. नाइन्थ है प्लेट्यू, PLATAAU प्लेट्यू. टेंथ है नेचुरल, NATURAL नेचुरल. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. फर्स्ट है मिनरल, सेकंड मेटेलिक, थर्ड इम्पोर्टेंट, फोर्थ रिसोर्स, फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्स्थ है डिपॉजिट, सेवन्थ वेरियस, एट्थ ट्रांसपोर्ट, नाइन्थ प्लेट्यू, टेंथ नेचुरल. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में हेडिंग डालेंगे वर्ड मीनिंग, WORD वर्ड, MEANING मीनिंग. Our first word meaning is mineral, MINERAL mineral. Mineral means खनिज पदार्थ. Mineral means क्या होता है? खनिज पदार्थ. Second is important, IMPORTANT important. Important means महत्वपूर्ण. Important means महत्वपूर्ण. Third is plateau, PLATEAU plateau means पठार. Third is plateau, PLATEAU plateau means पठार. फोर्थ है नेचुरल, NATURAL नेचुरल. नेचुरल मीन्स प्राकृतिक. फिफ्थ है वेरियस, VARIOUS वेरियस मीन्स विभिन्न. सिक्स्थ है डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRIBUTION डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वितरण. DISTRIBUTION डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वितरण.
सेवन्थ है रिन्यूएबल, RENEWABLE। रिन्यूएबल मीन्स जिसका नवीकरण संभव हो, यानी कि जिसको पुनः बनाया जा सके। एट्थ है लिमिटेड, LIMITED। लिमिटेड मीन्स सीमित। नाइन्थ है एग्जॉस्टेबल, EXHAUSTIBLE। एग्जॉस्टेबल मीन्स समाप्त हो जाने वाला। रिन्यूएबल तो वो होता है जिसको दोबारा बनाया जा सकता है, एग्जॉस्टेबल वो होता है जो समाप्त हो जाता है। टेंथ है रिसोर्स, RESOURCE। रिसोर्स मीन्स संसाधन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। और फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज मिनरल, मिनरल मीन्स खनिज पदार्थ। सेकंड इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। थर्ड इज प्लेट्यू, प्लेट्यू मीन्स पठार। फोर्थ इज नेचुरल, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक। फिफ्थ है वेरियस, वेरियस मीन्स विभिन्न। सिक्स्थ है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वितरण। सेवन्थ है रिन्यूएबल, रिन्यूएबल मीन्स जिसका नवीकरण संभव हो। एट्थ है लिमिटेड, लिमिटेड मीन्स सीमित। नाइन्थ है एग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्टेबल मीन्स समाप्त हो जाने वाला। टेंथ है रिसोर्स, रिसोर्स मीन्स संसाधन। So dear students, I hope you understand and you learn and write these difficult word and wordings in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing question answer. Our topic is computer hardware and software. Now we discuss in computer hardware and software based question. Now we start question hardware and software. First question is define hardware. Hardware क्या होते हैं? आंसर है हार्डवेयर रेफर टू ए फिजिकल कंपोनेंट दैट वी कैन सी एंड टच। हार्डवेयर क्या होते हैं? फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जिन्हें हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। सम ऑफ द हार्डवेयर आर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU एक्सेट्रा। सम हार्डवेयर के पार्ट्स कौन से होते हैं? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, ये सभी क्या होते हैं? हार्डवेयर जिनको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो हार्डवेयर क्या हुआ? फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वी कैन टच एंड सी। सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन सॉफ्टवेयर। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? सॉफ्टवेयर क्या होता है या डिफाइन सॉफ्टवेयर। आंसर इज सॉफ्टवेयर रेफर टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम ऑन विच ए कंप्यूटर वर्क। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम ऑन विच ए कंप्यूटर वर्क। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम जिस पर कंप्यूटर वर्क करता है। सॉफ्टवेयर कैन बी सीन बट नॉट टच। सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं? हम ओनली सीन कर सकते हैं, हम टच नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या है? जैसे MS एक्सेल, MS वर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर टू ए कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? यूजर कौन होता है? जो कंप्यूटर यूज करता है, जो कंप्यूटर चलाता है। यूजर एंड कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड इट मैनेज द ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर के सभी इनसाइड जो पार्ट्स में जो लगे होते हैं कंपोनेंट्स, उनको क्या करता है? मैनेज करता है। So every student do this work in fair notebook. Thank you. Have a nice day. Good morning all of you. Today I will start your science class online. Dear student, in our previous class we read chapter 14. Today we will read remaining chapter. So let's start. कल हमने स्टडी किया था इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। आज हम स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। एवरी बिग और स्मॉल एनिमल हैज़ ए विटल रोल इन द वेल बींग ऑफ द प्लेनेट एंड इट्स एनवायरमेंट। एवरी बिग और जितने भी सभी छोटे और बड़े एनिमल, उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसमें? इस प्लेनेट में और इस एनवायरमेंट में। इफ़ वन स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, अगर एक स्पीसीज मान लो इनमें से कोई भी एक ख़त्म हो जाए, इट कैन हैव कंसिडरेबल इफेक्ट्स थ्रू आउट ऑन रेस्ट ऑफ द फूड चेन। तो क्या होगा? इफेक्ट पड़ेगा जो हमारी फूड चेन है उसमें। जैसे ये फूड चेन है, मान लो फ्रॉग ही नहीं होगा तो सांप क्या खाएगा? फिर सांप भी नहीं रहेगा। ठीक है, अगर फ्रॉग ही नहीं रहा तो फिर फ्रॉग को सांप खाता है। यदि फ्रॉग नहीं रहा तो फिर सांप क्या खाएगा? इससे सांप भी मर जाएगा। तो इससे क्या होगा? फूड चेन के ऊपर इफेक्ट होगा। ऐसे ही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द रोल प्लेड बाय ए स्मॉल हनी बी इन द एनवायरमेंट। प्लांट्स एंड फ्लावर्स डू नॉट ब्लूम विदाउट द बी पोलन कैरिंग रोल। So the reducing number of bees would have an adverse effect on the overall well-being of the environment.
क्या है, जो रोल प्लेड बाई ए स्मॉल हनी बी, कि जो रोल प्ले करती है एक छोटी मधुमक्खी इस एनवायरनमेंट में। प्लांट्स एंड फ्लावर्स डू नॉट ब्लूम, जो प्लांट्स और फ्लावर है जैसे वो उनके ऊपर क्या करती है, शहद इकट्ठा करती है वहाँ से, तो ऐसे ही वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। सो द रिड्यूसिंग नंबर ऑफ बीज, मान लो फ्लावर ये नहीं होंगे तो वो कहाँ से शहद इकट्ठा करेगी, तो क्या होगा, तो रिड्यूस हो जाएगी बीज। वुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट, क्या होगा, जिससे एडवर्स इफेक्ट होगा एनवायरनमेंट में। सेकंड है प्रीडेटर्स डू टू आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड चेन, जो प्रीडेटर्स है वो भी क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है फूड चेन का। पोचिंग एंड किलिंग ऑफ कार्निवर्स रिड्यूस देयर नंबर्स, जैसे जो कार्निवर्स है वो नहीं रहेंगे फिर। एज ए रिजल्ट द पॉपुलेशन ऑफ देयर प्रे सच एज रैबिट्स एंड डियर गेट्स मल्टीप्लाइड, जैसे कि मान लो कार्निवर्स जैसे शेर वगैरह नहीं है तो जो हमारे रैबिट्स है और डियर है फिर वो भी क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो जिससे भी इफेक्ट होगा, इससे जो बैलेंस होगा डिस्टर्ब हो जाएगा नेचर का। यदि मान लो शेर नहीं होगा, फिर शेर किसको खाता है, खरगोश वगैरह खाता है, शेर नहीं होगा तो ये खरगोश बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। स्कैवेंजर बर्ड्स सच एज वल्चर्स क्लीन द एनवायरनमेंट बाय फीडिंग ऑन डेड एनिमल्स, जैसे कि जो बाज वगैरह होते हैं, शुतुरमुर्ग वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो क्या होगी, कौन खाएगा, फिर जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्लीन कैसे होगा। दिस हेल्प्स टू मेंटेन ए हेल्दी एनवायरनमेंट, तो जो वल्चर्स ये क्या करते हैं, हेल्दी एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखते हैं, जो डेड एनिमल्स उनको खाते हैं। डिकम्पोजर्स आर एनिमल्स दैट ईट एंड ब्रेक डाउन द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, जो डिकम्पोजर्स होते हैं सोइल में वो क्या करते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको खा लेते हैं। द एलिमेंट्स दैट आर रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सच एज कार्बन, phosphorus and nitrogen are put back into the soil and become food for plants. The elements that are released, कुछ एलिमेंट्स रिलीज होते हैं किस प्रोसेस के दौरान, जैसे कौन कौन से, कार्बन होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं, नाइट्रोजन, ये निकलते हैं कई प्रोसेस में, तो ये वापस से इसमें सॉइल में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है फिर हमारे फूड फॉर प्लांट्स, जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, यू आल्सो रीड दिस चैप्टर, थैंक्स।